हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं श्री कुमार धाजीच आपका कक्षा प्लस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने शिक्षण सिद्धांत पढ़े हैं, शिक्षण विधियाँ पढ़ी है, शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है, तो आज हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि शिक्षण सीखने की सामग्री क्या है। हम शिक्षण को हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम अधिगम करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री उस अधिगम में, हमारे सीखने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, हम अपने अंदर उतार रहे हैं, तो उस चीज़ को हम श्रव्य सामग्री से सीख रहे हैं, या फिर दृश्य सामग्री से सीख रहे हैं, या श्रव्य दृश्य सामग्री से सीख रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी सीखने की सामग्री क्या है। अध्यापक कक्ष में किस सामग्री का उपयोग कर रहा है, अध्यापक कक्ष में किस दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहा है, अध्यापक कक्ष में किन श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहा है, बहुमाध्यम सामग्री का उपयोग कर रहा है। तो ये कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। कक्षा में कक्ष के अंदर जिन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। अध्यापक जिन भी सामग्री का उपयोग कर रहा है वह श्रव्य का या फिर दृश्य का या श्रव्य दृश्य सामग्री, वो शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। छात्र क्या है, उसका अधिगम कर रहा है। छात्र जो है कक्ष में सीख रहा है, अध्यापक के द्वारा श्रव्य सामग्री सीख रहा है छात्र, अध्यापक के द्वारा छात्र दृश्य सामग्री सीख रहा है, अध्यापक के द्वारा छात्र जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा वह सीख रहा है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि अधिगम शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे श्रव्य सामग्री, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दृश्य सामग्री, तीसरा पॉइंट हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसको श्रव्य दृश्य सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसको बहुमाध्यम सामग्री भी कहते हैं। बहुमाध्यम का अंग्रेजी में अनुवाद मल्टीमीडिया भी कहलाता है। तो बहुमाध्यम यानी बहुत सारा जो माध्यम है, मतलब कि बहुमाध्यम है, मल्टीमीडिया है, उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों जुड़ी हुई सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर दोनों ही सामग्री का उपयोग हम कर रहे हैं। जिसमें श्रव्य दृश्य का भी उपयोग कर, श्रव्य का भी उपयोग किया जा रहा है, दृश्य का भी उपयोग कर रहा है, दोनों ही उसके अंदर उपयोग किए जा रहे हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों का उपयोग उसमें किया जा रहा है, तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे हम माने तो टेलीविजन है, टेलीविजन हमारा क्या कर रहा है काम, एक तो वो दृश्य मतलब हमें बता रहा है, कोई चीज समाचार बता रहे हैं तो वो दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा उसमें आवाज आ रही है, वो ऑडियो आ रही है, उसके अंदर श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है। तो टेलीविजन क्या रूप हो गया, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री दोनों का बहुमाध्यम सामग्री का उपयोग किया जा रहा है टेलीविजन। अब कंप्यूटर भी उसी के अंदर उपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर में भी हम श्रव्य सामग्री का भी उपयोग करें, दृश्य सामग्री दोनों ही कंप्यूटर में आती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी श्रव्य सामग्री भी हमारे सुन रहे हैं, हम किसी चीज को, हम किसी वीडियो को देख रहे हैं तो वो दृश्य सामग्री हो गई, उसकी आवाज सुन रहे हैं तो श्रव्य सामग्री हो गई। तो कंप्यूटर भी इसी उपयोग में किया जाता है। अब आते हैं इंटरनेट, कंप्यूटर के अंदर भी इंटरनेट जो प्रयोग किया जा रहा है वो इंटरनेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में उसका भावार्थ होता है अंतरजाल। अंतरजाल को इंग्लिश में इंटरनेट बोलते हैं और हिंदी में उसका नाम अंतरजाल होता है। उसके अंतर्गत भी हम ये सीखते हैं कि अंतरजाल में हम क्या करते हैं, किसी को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी को श्रव्य सामग्री को हम कुछ सुनते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऑडियो उसमें श्रव्य और दृश्य सामग्री उपयोग जो है इंटरनेट में किया जाता है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, शिक्षण अधिगम सामग्री। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में शिक्षण अधिगम सामग्री में। शिक्षण अधिगम सामग्री जैसा कि विदित है, मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले हम उसका भावार्थ समझेंगे। शिक्षण अधिगम, शिक्षण यानी अध्यापन, अधिगम यानी सीखना। अधिगम बोलते हैं सीखने को, सीखने को बोलते हैं अधिगम। अधिगम होता है सीखना। तो इसमें क्या है, शिक्षक क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है छात्रों को। एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जिन साधनों का उपयोग करते समय अपने विषय वस्तु को बालक तक प्रेषित करता है तथा बालक आनंददायक तरीके से उसको सीखते हैं। बालक क्या करते हैं, आनंददायक तरीके से उसको सीखते हैं, बालक मनोरंजन तरीके से उसको सीखते हैं। इन्हें ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं कि बालक को वो टॉपिक रुचिकर लगे, बालक को वह टॉपिक आनंददायी लगे, तो ही वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी। क्योंकि बालक को मानचित्र बहुत अच्छा लगता है तो मानचित्र के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, बालक को चार्ट के माध्यम से हम सिखा रहे हैं तो चार्ट वो शिक्षण सहायक सामग्री है। बालक को हम यदि मॉडल के द्वारा सिखा रहे हैं, मॉडल शिक्षण सहायक सामग्री है। तो बालक को हम किसी भी चीज के द्वारा सिखा रहे हैं तो वो शिक्षण सहायक सामग्री होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रव्य के द्वारा हम सिखा रहे हैं
ईयरफोन लगा करके उसको सिखा रहे हैं तो वो श्रव्य सामग्री होगी, उसको वीडियो के द्वारा सिखा रहे हैं तो दृश्य सामग्री होगी, और उसको कंप्यूटर के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम सिखा रहे हैं तो श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई। तो 3 प्रकार की सामग्री होती है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य सामग्री को रुचिकर व सुगम, बोधगम्य, सरल बनाने के लिए शिक्षक जिन सामग्रियों को चौक, डस्टर, बोर्ड का उपयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री हम उसको कहेंगे जिन सामग्रियों का उपयोग शिक्षक कर रहा है, चाहे वो दृश्य हो सकता है, चाहे वो श्रव्य हो सकता है, चाहे वो श्रव्य दृश्य हो सकता है। श्रव्य दृश्य जो तीसरा पॉइंट है वो बहुमाध्यम के अंतर्गत आता है। पूरा पॉइंट जो है बहुमाध्यम के अंतर्गत ये चीज आती है जिसमें श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में, इसी टॉपिक के अंदर, कि इस शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा में शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित होती है। पहला पॉइंट होता है श्रव्य सामग्री, जिसको सुनना, पहला पॉइंट सुनना, सुनने वाली सामग्री श्रव्य सामग्री। दृश्य यानी देखना, देखने वाली सामग्री, देखने वाली सामग्री। श्रव्य दृश्य सुनने और देखने वाली सामग्री, देखने वाली सामग्री। और श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री, श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें 3 तरीके बताए गए हैं कि एक तो श्रव्य यानी सुनकर के सीखा जा सकता है, एक दृश्य देख करके सीखा जा सकता है, और एक श्रव्य दृश्य जो है सुनकर के और देख करके सीखा जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, श्रव्य सामग्री यानी सुनकर के सीखने वाली सामग्री कौन सी है। श्रव्य सामग्री उसे कहते हैं जिसमें सुनने वाली वस्तुएं शिक्षण में उपयोग की जाती है। वे निम्न हैं: रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, लिंग्वाफोन, डिस्क रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला आदि इसमें प्रयोग किया जाता है श्रव्य सामग्री में। अब यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला आती है तो वो भी श्रव्य सामग्री में प्रयोग किया जाता है। रेडियो का हम उपयोग कर रहे हैं तो रेडियो जैसे है आवाज कर रहा है, सिर्फ वीडियो नहीं दिख रहा उसमें, रेडियो में जैसे आवाज करता है वीडियो नहीं दिखता, तो श्रव्य सामग्री। ग्रामोफोन एक ऐसा है, ईयरफोन, तो वो भी श्रव्य सामग्री में उपयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, हम किसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो टेप रिकॉर्डर भी ऑडियो सामग्री में आता है, यानी श्रव्य सामग्री में। ऑडियो टेप, ये भी श्रव्य सामग्री में आता है कि ऑडियो टेप होता है तो वो श्रव्य सामग्री। लिंग्वाफोन, डिस्क रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी सामग्री जो है श्रव्य सामग्री में है, जिसको सुनकर के सीखने वाली सामग्री होती है। आगे हम बढ़ते हैं दृश्य सामग्री। अब दृश्य सामग्री क्या होती है कि अध्यापक पाठ पढ़ाते समय दृश्य सामग्री का उपयोग करता है। देखकर सीखने वाली सामग्री वे दृश्य सामग्री कहलाती है। अब दृश्य सामग्री यानी देख करके सीखना। दृश्य का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, देखना या देख करके सीखना। देखने वाली सामग्री, देखने वाली सामग्री। अब ये देखने वाली सामग्री में भी 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य दृश्य सामग्री और यांत्रिक दृश्य सामग्री। अब सामान्य दृश्य सामग्री में जो सामान्य चीजें आएगी वो यांत्रिक, यानी जिसको यंत्र के द्वारा जो सामग्री आएगी, यंत्र के द्वारा जो सामग्री आएगी वो यांत्रिक सामग्री कहलाती है। यंत्र के माध्यम से जो जिस सामग्री को हम सुनाते हैं, यंत्र के माध्यम से जो दिखाते हैं, यानी एक तो सामान्य दृश्य सामग्री होगी जिसमें सामान्य चीज आएगी, और यांत्रिक जो है यंत्र के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर यंत्र के माध्यम से सिखा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से सिखा रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो ये है दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, जैसे हम श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं पहला सामान्य में। चित्र, रेखा चित्र, ये सामान्य है। मानचित्र, चार्ट, मॉडल, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, संग्रहालय, पैनल बोर्ड, सूचना पट्ट आदि, ये जो है सामान्य सामग्री है जिसको हम सामान्य तौर पे कक्षा कक्ष में उपयोग करते हैं। कक्षा कक्ष के अंदर जो हम ये उपयोग कर रहे हैं सामान्य सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ये सहायक सामग्री जो है ये सामान्य दृश्य सामग्री है जिसको हम सामान्य दृश्य सामग्री यानी देख करके सीखते हैं। तो जितनी भी सामग्री है ये उपयोग में ली जाती है, ये शिक्षण में अध्यापन क्षेत्र में उपयोग में ली जाती है, अध्यापन क्षेत्र बहुत काम में आती है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें सामान्य दृश्य सामग्री के बाद आते हैं यांत्रिक सामग्री। अब ये जो यंत्र के माध्यम से हम सीखते हैं, यंत्र मतलब सिनेमा, चित्रदर्शक यंत्र, चित्र विस्तारक यंत्र आदि, श्रव्य दृश्य सामग्री। अब तीसरा आता है, इसको बहुमाध्यम सामग्री भी कहते हैं। बहुमाध्यम सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री का एक दूसरा नाम भी है बहुमाध्यम सामग्री। बहुमाध्यम सामग्री, बहुमाध्यम सामग्री के नाम से भी है श्रव्य दृश्य सामग्री। जहां शिक्षण में सुनने एवं देखने वाली वस्तु का प्रयोग करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। वे निम्नलिखित है, जैसे पहला है टीवी,
सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट यानी जिस हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्जाल, वीडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। ये ये जितनी भी चीजें हैं ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, जिसको देख करके और सुन करके सीख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत कि बहुमाध्यम शिक्षण सहायक सामग्री। बहुमाध्यम यानी मल्टीमीडिया इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो होता है मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया होता है वह शिक्षण सहायक सामग्री जो बहुमाध्यम के द्वारा प्रयोग की जाती है, वे बहुमाध्यम शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इन शिक्षण सामग्रियों में शिक्षण सहायक सामग्री और अन्य भी है, वे बहुमाध्यम शिक्षण सामग्री निम्नलिखित है। जैसा कि पहला आता है बहुमाध्यम, दूसरा आता है अभिक्रमित अधिगम सामग्री। अभिक्रमित अधिगम सामग्री पहला आता है मल्टीमीडिया जिसको बोलते हैं, इसके अंदर भी अपन ये मानेंगे तो इसका इंग्लिश में अनुवाद मल्टीमीडिया होता है, जो लगभग लगभग सभी को पता है कि मल्टीमीडिया कहते किसे हैं। उसको एक चीज तो आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ दूसरी चीज भी आनी चाहिए। बहुमाध्यम में आते हैं मल्टीमीडिया में श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, दोनों ही सामग्री इसमें आएगी। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री में इसमें आएगी। इसमें ही बहुमाध्यम है, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों चीजें इसमें जुड़ी हुई है, श्रव्य एवं दृश्य। तो श्रव्य दृश्य दोनों चीज जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये बहुमाध्यम सामग्री हो गई। और एक होता है सामान्य सामग्री जिसको बोलते हैं श्रव्य सामग्री, एक होता है दृश्य सामग्री देख करके सीखने वाली सामग्री, तीसरा है बहुमाध्यम सामग्री। बहुमाध्यम सामग्री किसे कहते हैं? पहला पॉइंट ये आता है कि बहुमाध्यम होता क्या है, बहुमाध्यम का अर्थ क्या है, बहुमाध्यम की परिभाषा क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कक्षा कक्षा में इसका उपयोग ज्यादातर क्यों होता है, इससे बच्चे रुचिकर क्यों होते हैं, बच्चे इस बहुमाध्यम सामग्री सीखते क्यों हैं, इसका हम विस्तृत तौर से अध्ययन करते हैं। क्योंकि बहुमाध्यम सामग्री ऐसी है, बच्चों को एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक का ज्ञान नहीं कराना है, उसको उससे संबंधित जो टॉपिक से संबंधित उसका दूसरा अन्य ज्ञान भी कराना है, वो बहुमाध्यम कहलाता है। यानी एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, एक टॉपिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को अन्य टॉपिक से जोड़ करके उसको जोड़ करके हम उसको पढ़ाएंगे तो बहुमाध्यम कहलाएगा। ठीक है। बहुमाध्यम यानी एक टॉपिक हम जोड़ेंगे, उसके अलावा उसके दूसरे टॉपिक को जोड़ करके हम उसको पढ़ाएंगे तो बहुमाध्यम कहलाता है। तो किसी पर्टिकुलर ये नहीं है कि केवल पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर के उसमें एक ही टॉपिक लेकर के उसको उसी के तहत पढ़ाना है, हमें बहुमाध्यम तरीके से उसको पढ़ाना है ताकि उसका अध्ययन रुचिकर होवे, उसका अध्ययन सुगम होवे, सुगम्य बने। तो उस तरीके से उसका अध्ययन कराने के लिए बहुमाध्यम सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि कक्ष के अंदर जो अध्यापक क्या करता है कि जो चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है इत्यादि का प्रयोग करता है, उसके साथ साथ उसको सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करें। अत्यधिक प्रयोग करने श्रव्य दृश्य सामग्री यानी बहुमाध्यम सामग्री का अत्यधिक प्रयोग करने से छात्रों में वह ज्ञान बढ़ेगा, छात्र उस ज्ञान को लेंगे भी और उस छात्र जो है उस टॉपिक में रुचि भी रखेंगे, साथ के साथ छात्र उसको टॉपिक पर रुचि भी रखेंगे। क्योंकि ये बहुमाध्यम सामग्री की ऐसी सामग्री है, इसके माध्यम से छात्र जो है उस टॉपिक में रुचि रखते हैं, छात्र वो टॉपिक अच्छा लगता है और वह उसको सीखते भी बहुत जल्दी है। जल्दी सीखने सिखाने के लिए इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम विस्तृत तौर से इसका अध्ययन करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मल्टीमीडिया, जो अंग्रेजी में इसको अनुवाद बोलते हैं। शिक्षण में अध्यापन मल्टीमीडिया सामग्री से भी करा सकते हैं। बहुमाध्यम में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, जैसा कि ये दोनों सामग्री इसमें प्रयोग की जाएगी, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री दोनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुमाध्यम शिक्षण की महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। महत्वपूर्ण भी है ये बहुमाध्यम सामग्री शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण महत्वदायी सामग्री होती है। इसके लिए बहुमाध्यम के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। इस बहुमाध्यम में ये सामग्री निम्नलिखित है। जैसे बहुमाध्यम में कंप्यूटर ले लेंगे हम, संचार उपग्रह हम किसी चीज में ले सकते हैं, संचार उपग्रह को टेली कॉन्फ्रेंसिंग ले सकते हैं हम, दोनों ही होता है। इंटरनेट यानी अंतरजाल, ये भी होता है। अंतरजाल के माध्यम से वीडियो टेप वार्तालाप हम करते हैं व्हाट्सएप पे, रेडियो के द्वारा भी हम कर सकते हैं, समाचार आदि के द्वारा जो है बहुमाध्यम सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें अध्यापन को रुचिकर बनाती है, अध्यापन के साथ साथ अधिगम को भी रुचिकर बनाती है। अधिगम को जल्दी सीखना है, अधिगम जल्दी हमें करना है, किसी भी टॉपिक का अधिगम यदि जल्दी करना है, उसको जल्दी हमें सीखना है, तो ये बहुमाध्यम सामग्री महत्वदायी होती है
और उपयोगी होती है। तो इसमें अत्यधिक क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुमाध्यम सामग्री में हम माने तो इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, टेलीविजन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी प्रयोगशाली चीजें हैं ये बहुमाध्यम सामग्री कहलाती है। इसके माध्यम से हम छात्रों से हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर यदि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो सभी छात्रों को हम अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके या गूगल पे कनेक्ट करके उनके द्वारा बहुमाध्यम सामग्री से हम उनको सिखा सकते हैं। हम उनको एक तो ऑडियो तरीके से सिखा रहे हैं और दूसरा हम वीडियो के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं। दोनों पॉइंट है उसमें कि हम उनको दोनों तरीके सिखा रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं किसी टॉपिक के माध्यम से उनको बता रहे हैं, तो वो टॉपिक हम किसी भी टॉपिक को लेंगे, जैसे हमने स्वर संधि ली है, स्वर संधि को हम उनको डिस्क्रिप्टिव टाइप में, हम यदि ऑब्जेक्ट टाइप में, तो हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम उनको सिखा रहे हैं, तो वो बहुमाध्यम सामग्री हो गई। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर के द्वारा सिखा रहे हैं तो वो भी बहुमाध्यम सामग्री, उसमें वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। तो दोनों जो चीज आ रही है, श्रव्य और दृश्य सामग्री, दोनों जिस चीज में आएगी वो बहुमाध्यम सामग्री में आएगी। हम कंप्यूटर के द्वारा सिखा रहे हैं किसी भी चीज को, यदि किसी टॉपिक को किसी संधि में उसको बालक को नहीं समझ में आ रहा संधि, तो संधि का टॉपिक हम कोई भी ले लें, जैसे यण संधि है, यण संधि में हमने ये सिखाया कि य को ये आदेश होता है, या फिर हम कहते हैं कि ई को यह आदेश होता है, इकार को यह आदेश होता है। तो हमने उसको कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया है, तो उसको वीडियो हमने कोई बताया है, वीडियो के माध्यम से स्वर संधि हमने उसको सिखाई है, तो वो बच्चा जल्दी उसको सीखेगा, वो अधिगम जल्दी उसको करेगा। तो हमारी सामग्री कौन सी हुई, हमारी सामग्री हुई कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा हमने उसको सिखाया है। हम यदि उस चीज को इंटरनेट के माध्यम से सिखाएंगे, हमने स्वर संधि उसमें डाली है, और कंप्यूटर के माध्यम अंतरजाल में यदि स्वर संधि डाली है तो स्वर संधि वो खुद ब खुद आ गई, और फिर उसके बाद में उसका वीडियो भी आ गया, तो उसके बाद माध्यम से वो बच्चा सीख रहा है, तो वो उसकी अधिगम सामग्री होगी कंप्यूटर। हम उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिखा रहे हैं, हम उसको कॉन्फ्रेंस में सभी बच्चों को 10 बच्चों को हमने कॉन्फ्रेंस में ले लिया और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वर संधि हम सिखा रहे हैं। तो हमने बताया कि अयादि संधि होती है, अय आदि संधि होती है, तो अयादि संधि को हम उसको सिखा रहे हैं, तो उसको वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो उसमें ऑडियो भी जारी है और वीडियो भी हम उनको बता रहे हैं। तो दोनों ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये दोनों बहुमाध्यम सामग्री कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में, क्योंकि ये सब ऑडियो और वीडियो दोनों को जोड़ करके जो चीज बनती है वो बहुमाध्यम कहलाती है, जिसके अंदर श्रव्य सामग्री और दृश्य दोनों ही आ गए, ऑडियो भी आ गया और वीडियो भी आ गया, श्रव्य सामग्री भी आ गई और दृश्य सामग्री भी आ गई, दोनों ही सामग्री जिसमें प्रयोग की जाती है वो बहुमाध्यम सामग्री कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं अभिक्रमित अधिगम सामग्री। अभिक्रमित अधिगम सामग्री, अधिगम यानी सीखना होता है, सीखने में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो अधिगम सामग्री कहलाती है। जैसे विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ। अब हमने अभिक्रमित सामग्री में ऐसी चीजें, ऐसा टॉपिक जिसका विस्तृत तौर से अध्ययन हमें मिल सके, विस्तृत तौर से हम अध्ययन उसका कर सकें, तो जैसे विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ है, विश्वकोश का हम जैसे प्रयोग करते हैं, तो विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया जिसको बोलते हैं, विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ जिसको हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, जिसके अंदर सारी चीजें हमें मिल जाती है। आरेख, हमने आरेख बनाया, चार्ट बनाया है, चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं, मॉडल के माध्यम से हम बता रहे हैं। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में रेडियो विजन के माध्यम से हम बता रहे हैं, मानचित्र के माध्यम से बता रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं, शिक्षण मॉड्यूल, इंटरनेट, अंतरजाल, इंट्रानेट, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन और शैक्षणिक भ्रमण पैनल आदि के माध्यम से हम उसको चर्चित कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में सारी चीजें जो है हम सीख रहे हैं, तो सीखने का जो तरीका है वो क्या है, विश्वकोश के माध्यम से सीख रहे हैं। संदर्भ ग्रंथ हमने लिया है, एक चीज हमने ली है उसको विश्वकोश में हमने बदली, विश्वकोश में हमने उसको बताया है, विश्वकोश के माध्यम से हमने उसको, एनसाइक्लोपीडिया में सब कुछ मिल जाता है वो टॉपिक उसका क्या है। आरेख है, चार्ट है, मॉडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीजें जो है संदर्भ ग्रंथ अधिगम अभिक्रमित संदर्भ ग्रंथ सामग्री होती है। अब आते हैं बहुमाध्यम। बहुमाध्यम क्या है, जैसे मल्टीमीडिया है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, जैसा कि बहुमाध्यम में हमें कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा किया जाता है। बहुमाध्यम एक ऐसा माध्यम है, श्रव्य कक्षा कक्ष के अंदर बहुमाध्यम एक ऐसा साधन है जिसको अधिगम सुगम बनता है, अधिगम सही बनता है, अधिगम बोधगम्य बनता है। जो अधिगम को सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आजकल ज्यादा किया जाता है। इस आधुनिक जमाने में, इस आधुनिक समय में इसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह किया जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी स्कूल हो, चाहे कोई सी भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें कंप्यूटर का प्रयोग 90% जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके अंदर क्या होता है, हिंदी भाषा के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है। क्यों?
क्योंकि कोई चीज यदि स्वर संधि नहीं समझ में आ रही है तो स्वर संधि को समझने के लिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग हमने शुरू करी है। वीडियो के माध्यम से बच्चा सीख लेता है, वो जल्द अधिगम कर लेता है। तो उसी के अंदर यदि उसको सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहे हैं, किसी भी चीज को, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसी भी एक हिंदी लैंग्वेज को हमने कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो अंतरजाल में हमने उसको कनेक्ट करके उसमें ट्रांसफर करके उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वो अधिगम सामग्री के अंतर्गत सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो उसका अधिगम हुआ। हमने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ दिया। अब जोड़ने से उसका नया सिस्टम, नया कुछ चीज उत्पन्न हुई। तो यह है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग आज बहुत किया जा रहा है। इसके अंदर आज यदि हम कहें तो कंप्यूटर प्लस जावा लैंग्वेज, कंप्यूटर प्लस पाइथन, कंप्यूटर प्लस रोबोटिक्स, कंप्यूटर प्लस एआई, तो जितनी भी चीजें प्रयोग की जा रही है कंप्यूटर में, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ने के लिए जा रही है। हिंदी भाषा को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए की जा रही है। कंप्यूटर का उपयोग एक तो हिंदी भाषा है हमारी, और इसी के साथ साथ हमें ये दोनों भाषा आनी चाहिए। एक तो कंप्यूटर की भाषा, इन दोनों भाषाओं के द्वारा हम सॉफ्टवेयर की तैयारी कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। पहला है हिंदी भाषा आनी जरूरी है, जिसकी व्याकरण हमें जरूरी है। बिना व्याकरण के हर भाषा अधूरी है। व्याकरण याद होने से, विराम चिन्ह याद होने से, लिपि याद होने से हमारा परिपूर्णता आ जाती है भाषा में। भाषा में यदि परिपूर्ण होना है तो उसके पहले व्याकरण याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसकी लिपियां याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसके अंदर विराम चिन्हों का उपयोग ज्यादा होना चाहिए। हमें विराम चिन्ह का उपयोग आना चाहिए, तभी वो भाषा हमारी परिपूर्ण होगी, परिष्कृत होगी। भाषा को परिष्कृत और परिपूर्ण करने के लिए हमें व्याकरण आना बहुत जरूरी है। बिना व्याकरण के नींव, जिस तरीके से मकान की नींव मजबूत होगी तभी मकान मजबूत होगा, उसी तरीके से भाषा को मजबूत करने के लिए भाषा की नींव, जिसको बोलते हैं व्याकरण, वो मजबूत होना चाहिए। व्याकरण मजबूत है तो कोई भी साहित्यिक रचना हो जाती है। व्याकरण यदि मजबूत है तो वो कुछ भी कर सकता है। विराम चिन्ह भी आना जरूरी है। इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर विराम चिन्हों का बड़ा प्रयोग किया जाता है। जितने भी विराम चिन्ह मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो विराम चिन्ह लगभग 90% बिल्कुल सही है, और 90% विराम चिन्हों को आपको याद है तो कंप्यूटर भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी और कंप्यूटर की भाषा को बदल करके एक सॉफ्टवेयर हम उसका बना सकते हैं, और उसके माध्यम से हम उस सॉफ्टवेयर को कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो ये है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का योगदान। हिंदी भाषा में निबंध भी आ जाता है कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो इस तरीके से योगदान है कि हिंदी भाषा में यदि व्याकरण मजबूत है तो, और कंप्यूटर की व्याकरण हमें मजबूत है, कंप्यूटर की भी व्याकरण होती है, किसी भी भाषा की कोई लैंग्वेज होती है उसकी व्याकरण होती है, तो कंप्यूटर भाषा भी व्याकरण है, उसको मजबूती है, तो दोनों को जोड़ करके एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाता है, जिसके अंदर हमें विराम चिन्हों का बड़ा उपयोग होता है। बिना विराम चिन्ह के हम कुछ नहीं कर सकते। विराम चिन्हों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह यदि हमारे क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा व्याकरण को पूरा करने के लिए बिना विराम चिन्हों के व्याकरण अधूरी हो जाती है। व्याकरण को पूरा करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का प्रयोग बहुमाध्यम हम पढ़ रहे हैं। बहुमाध्यम के अंतर्गत यह आता है कि हमें श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करना है। दोनों सामग्री जो जोड़ करके जो सामग्री बनाई जाती है वो बहुमाध्यम सामग्री कहलाती है। बहुमाध्यम सामग्री में बहुत सारी जो श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं हम, कंप्यूटर में बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो क्रमादेश निर्णयानुसार डाटा आंकड़े ग्रहण करता है। ये क्या करता है? डाटा ग्रहण करता है। डाटा मैंने जैसे बताया, डाटा हमारा हिंदी भाषा के अंदर भी है। हिंदी भाषा के अंदर डाटा कैसे है उसके अंदर हम जानेंगे तो शब्दों को जानेंगे। शब्द ही डाटा होता है। तो कंप्यूटर के भी शब्द होते हैं, वो एक डेटा के समान है, आंकड़े मजबूत करता है। कंप्यूटर में यदि जितने डाटा हमारे को हिंदी भाषा में याद है वही भाषा कन्वर्ट करके कंप्यूटर में हम बदल सकते हैं। तो डाटा बहुत जरूरी है। डाटा ग्रहण करता है, अनुक्रम में उस पर सक्रिय करते हुए परिणामों का निर्गमन करता है। कंप्यूटर विभिन्न आकारों के हो सकते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है, मिनी कंप्यूटर हो सकता है, और माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है। 3 प्रकार के कंप्यूटर की परिभाषा है। ये तीनों प्रकार की है कि मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर विद्यार्थियों अनुक्रियाओं का अभिलेखन, रिकॉर्ड, विश्लेषण करने के साथ साथ विद्यार्थियों के उत्तरों पर प्रतिक्रिया कर सकता है। अधिगम सामग्रियों की बड़ी विविधता का भंडारण
सूचना का परिचालन कर सकता है। यह एक साधन अनेक व्यक्तियों की होती है। बहुमाध्यम में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, अनेक व्यक्तियों की परिपालन। यह एक अधिगम आवश्यकता से निपट सकता है। अधिगम आवश्यकता इसमें होती है तो वो निपट सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। संचार उपग्रह, ये होता है संचार उपग्रह बहुत बड़ा टॉपिक है जो भूगोल का है। भूगोल का एक टॉपिक आता है जिसके अंदर ये भूगोल का है। संचार उपग्रह एक भूगोल का है ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर बोलते हैं कि 1982 से शिक्षा और विकास के लिए इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थाएं इनसेट के द्वारा राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण के लिए शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों का निर्माण करती है। तो ये है राष्ट्रीय चैनल का निर्माण कर रही है। जो हमारी जो है संचार उपग्रह जो है, जैसे इग्नू है, तो इग्नू भी अपना चैनल बना रही है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, तो ये भी अपना चैनल के माध्यम से संचार जो ज्ञान वितरित कर रहे हैं। फिर इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भी ये कह रही है कि उनके माध्यम से भी ज्ञान का भंडार हो रहा है। यूजीसी भी अपने ज्ञान को बढ़ा रही है, वो इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकती है। और इसके अलावा वो क्या है कि अपना चैनल बना करके जो है टीवी के अंदर भी अपना अपलोड कर लेती है। तो इस तरीके की जो सहायक सामग्री है, ये जो संचार उपग्रह जो सामग्री है, ये बहुमाध्यम सामग्री के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर इग्नू आ गया, यूजीसी आ गया, और हमारे कई विद्यालय जो इसका उपयोग कर रही है, जिसको मुफ्त में सहायता दे रहे हैं। शैक्षणिक टीवी के माध्यम से हम कर सकते हैं। शैक्षणिक टीवी ये होती है कि इसमें प्रतिबिंब आवर्धन सुविधाएं, वीडियो टेपिंग और रिप्लेइंग यानी बार बार देखना, और विश्वविद्यालयों और स्कूलों परिसरों द्वारा चलाए जा रहे मुक्त टीवी प्रसारण भी सम्मिलित है। चिकित्सा क्षेत्र, कॉलेज में शल्य चिकित्सा प्रयोगशाला कौशलों और कर्मशाला कौशलों को शैक्षणिक टीवी के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। शैक्षणिक टीवी में मुक्त टीवी प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम है, जिनको राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हमारे शैक्षणिक टीवी है, सामान्य अर्थ में पूरी जो परिभाषा है यही कह रही है कि शैक्षणिक टीवी होती है उस टीवी के माध्यम से शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाए। किसी की सर्जरी हो रही है, शल्य चिकित्सा हो रही है, तो सर्जरी जो है कंप्यूटर के माध्यम से होती है। कंप्यूटर उसमें पूरा चीज बता देता है कि वो सर्जरी कैसी हो रही है, उसके अंदर की चीज क्या है। उस सर्जरी के माध्यम से भी हम उसको कर सकते हैं शल्य चिकित्सा। फिर प्रयोगशाला के माध्यम से भी हम उसको, टीवी के माध्यम से प्रयोगशाला होती है, टीवी के माध्यम से हम प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगशाला कौशलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जो है टीवी है बहुमाध्यम सामग्री है, जिसके द्वारा हम छात्र को सिखा सकते हैं। छात्र को हम टीवी के माध्यम से सिखा सकते हैं। संचार उपग्रह जैसा मैंने बताया उसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। ये सभी जो है बहुमाध्यम सामग्री है, जिसके अंदर श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों उसके अंदर जुड़ी हुई सामग्री है। श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री जुड़ी हुई है। निकटबंद परिपथ टेलीविजन जिसको बोलते हैं सीसीटीवी, जो सबने नाम सुना हुआ है सीसीटीवी, जिसको बोलते हैं कि निकट परिपथ टीवी या सीसीटीवी शैक्षणिक टीवी का एक रूप है। यह विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों के बड़े समूह के अध्यापन में बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग चिकित्सा महाविद्यालय में किया जाता है। जब शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया जा रहा हो तब सभी विद्यार्थियों को ऑपरेशन थिएटर में स्थान देना संभव नहीं होता, अतः बंद परिपथ टीवी के माध्यम से विद्यार्थियों शल्य चिकित्सा ऑपरेशन को विभिन्न क्रमों में देख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, सीसीटीवी के माध्यम से हम कोई भी चीज देख सकते हैं, बहुत दूर है वो चीज भी हम सीसीटीवी के माध्यम से हम अपने पास देख सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज्यादातर जो है चिकित्सा क्षेत्र में किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल जो छात्र होते हैं, मेडिकल छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान उनको देने के लिए सीसीटीवी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जो मेडिकल के विद्यार्थी है ऑपरेशन थिएटर में 100 के 100 विद्यार्थी जा नहीं सकते हैं, इसलिए 2-3 विद्यार्थी वही रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और केवल 96-90 जो विद्यार्थी है वो बाहर रह करके सीसीटीवी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उसको देखते हैं,
उसका ज्ञान अर्जन करते हैं, वो अधिगम करते हैं। तो सीसीटीवी हो गया बहुमाध्यम शिक्षण सहायक सामग्री। इस शिक्षण सहायक सामग्री में ये केवल चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। सीसीटीवी का जो प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग यदि करना है, वो तो ज्यादातर प्रयोग जो होता है वो चिकित्सा क्षेत्र में होता है, मेडिकल के क्षेत्र में होता है। ये जो है सीसीटीवी आजकल सभी विद्यालयों में कंपल्सरी हो गया है, जो भी विश्वविद्यालय है उसमें कंपल्सरी हो गया है। तो सीसीटीवी के माध्यम से भी ये कोर्स कराते हैं। जो कोर्स है वो सीसीटीवी, जो अधिगम जो हो रहा है वो सीसीटीवी के माध्यम से किया जा रहा है। कहीं दूर विद्यार्थी है, 10 किलोमीटर दूर भी है, वो सीसीटीवी के माध्यम से वो पूरा उसको देख सकता है। तो सीसीटीवी हो गया बहुमाध्यम सामग्री। फिर उसके बाद में आता संचार उपग्रह। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, संचार उपग्रह के माध्यम से दूर वार्तालाप। दूर वार्तालाप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, हम बहुत दूर बैठ करके भी, 100 किलोमीटर दूर बैठ करके, 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑडियो की बातें कर सकते हैं, वीडियो की बातें कर सकते हैं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, 20 जुड़ सकते हैं, 100 जुड़ सकते हैं, जितने भी अत्यधिक हो सकते हैं वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होता है मोबाइल से भी होता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से भी होता है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बहुमाध्यम सामग्री है। इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से एक साथ विद्यार्थियों को, बहुत दूर बैठे विद्यार्थियों को भी हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो वो जो सीखने की जो अधिगम सामग्री उनकी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वो नहीं आ सकते हैं। 1000 किलोमीटर दूर है विद्यार्थी, 1000 किलोमीटर दूर से वो नहीं आ सकता, 1000 किलोमीटर के बाद पहले कक्ष में नहीं आ सकता, 1000 किलोमीटर दूर है। तो उस 1000 किलोमीटर दूर से उसको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर उसको कंप्यूटर के माध्यम से सभी 100 के 100 विद्यार्थियों को जोड़ करके उसमें अधिगम कराया जाता है, किसी टॉपिक को बताया जाता है, चाहे वो संधि चल रही हो, चाहे समास चल रहा हो, चाहे कारक चल रहा हो, चाहे प्रत्यय चल रहा हो, या फिर उपसर्ग चल रहा हो, जो भी चीज व्याकरण की है या फिर साहित्यिक चीजें हैं, वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको ज्ञान अर्जन कराती है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी जो है वो हो गया, दूर बैठे विद्यार्थियों को भी ज्ञान अर्जन कराना है, उनको अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग कराना है। दूर वार्तालाप एक छत्र शब्द है जो अलग अलग 2 या 2 से अधिक स्थानों पर भाग लेने वालों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संयोजन का द्योतक है। 2 व्यक्तियों को जोड़ने वाले टेलीफोन वार्तालाप से भिन्न दूर वार्तालापन विभिन्न स्थानों पर बैठे 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं को श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसा कि मैंने बताया आपको, बहुमाध्यम सामग्री कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा आपस में जोड़ देता है। यह हमारी समग्र संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण साधन है जो शिक्षा एवं व्यवसाय बैठकों के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में उभर रहा है। यह चीज आजकल के दौर में ज्यादातर प्रयोग किया जा रहा है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आज विद्यार्थी सीख रहा है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आज विद्यार्थी सीख रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से, आज विद्यार्थी सीख रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, आज विद्यार्थी सीख रहा है संचार उपग्रह के माध्यम से। जो आज विद्यार्थी जो सीखने की ये सामग्रियां बहुत बढ़ गई है, इन बढ़ी हुई सामग्री का जो उपयोग है वो छात्र करता है। उस छात्र करने इनका उपयोग करने से उसका अधिगम क्षेत्र बढ़ता है। एक तो उसकी रुचि बढ़ती है, अधिगम सामग्री का प्रयोग करके अध्यापक जो है इन अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है जिसमें छात्रों में बड़ी रुचि होती है, छात्र इसमें रुचि रखते हैं, इसको इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें अधिगम में ये सुगम बनाता है। तो छात्रों को बड़ा रुचिकर लगता है अधिगम इस क्षेत्र में, इन बहुमाध्यम सामग्री में। तो ये दूर वार्तालाप है जो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें चलता है। इसका उपयोग विचार मंथन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, प्रश्न पूछने, भूमिका निर्वाह, समूह चर्चा, केस अध्ययन, समस्या समाधान आदि के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग ज्ञान के भंडार में महत्वपूर्ण विकासों और नवाचारों के बारे में विद्यार्थियों और अध्यापकों को अवगत कराने के लिए किया जा सकता है। दूर वार्तालाप के द्वारा अतिथि व्याख्यानों की व्यवस्था भी की जाती है। तो जहां पर भी ये प्रेजेंटेशन करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है कि दूर बैठे जो विद्यार्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण दायी होती है। ये सामग्री उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो ऑडियो भी उनको हो रहा है और वीडियो भी हो रहा है, दोनों पॉइंट उनके सामने है। तो दोनों के माध्यम से वो बहुमाध्यम एक सहायक सामग्री बन जाती है। तो बहुमाध्यम के द्वारा वो सीख रहे हैं। तो इसमें ऑडियो और वीडियो जो दोनों का प्रयोग किया जाता है, बहुमाध्यम सामग्री होती है। अतिथि अध्यापक सजीव प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रस्तुतिकरण कहलाता है, करके इलेक्ट्रॉनिक विधि से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कक्षा सदृश स्थिति में विद्यार्थियों के साथ सम्मेलन कर सकता है और इस प्रकार दूर वार्तालापन से सहभागीदार स्कूलों तथा अधिगम केंद्रों के लिए अधिगम के विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वोत्तम संसाधनों और विशेषज्ञों का लाभ उठाना संभव हो जाता है, जो सामान्य परिस्थितियों में सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को संभवतः उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसा कि शाब्दिक अर्थ यह है कि सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को संभवतः उपलब्ध नहीं हो पाता, सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको प्रेजेंटेशन कराना पड़ता है और उसके बाद में उनको जो है ज्ञान अर्जन कराना पड़ता है, अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो कॉन्फ्रेंस लिया जाता है, एक सम्मेलन जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस का शाब्दिक अर्थ मानेंगे तो सम्मेलन होता है। यहां पर मैं बता देता हूं कॉन्फ्रेंस का शाब्दिक अर्थ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, ये कॉन्फ्रेंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन होता है। कॉन्फ्रेंस का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन। सम्मेलन के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को एकजुट होकर के हम उनको सिखा सकते हैं। जिस तरीके से एक सम्मेलन जो प्रेजेंटेशन होता है और पार्टिसिपेशन, दो तरीके के सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन भी दो प्रकार होते हैं सम्मेलन के। जो कॉन्फ्रेंस होता है दो तरीके का होता है, एक तो प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंटेशन का सम्मेलन। दूसरा होता है पार्टिसिपेशन। प्रेजेंटेशन वो होता है कि आप यदि उसमें सम्मेलन में भाग ले रहे हैं तो आप उसका प्रेजेंटेशन भी करना चाहते हैं उस टॉपिक पर, तो आपका प्रेजेंटेशन सम्मेलन हो गया। आप चाहते हैं कि हम उसको प्रेजेंटेशन नहीं करना, उसको पार्टिसिपेट ही करना है, हम उनमें सम्मिलित ही होना चाहते हैं, तो सम्मेलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दो तरीके सम्मेलन है, एक तो प्रेजेंटेशन वाला सम्मेलन, दूसरा होता है पार्टिसिपेशन सम्मेलन, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉन्फ्रेंस के अंदर हम दो तरीके के मान सकते हैं। अब वीडियो वार्तालाप, वीडियो वार्तालाप भी वही टॉपिक है जो वीडियो के अंदर हम वार्तालाप करना है। वीडियो वही टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला है, और टेप रिकॉर्डर वाला, टेप कॉन्फ्रेंसिंग वाला है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाला है। तो वही जो है वीडियो वार्तालाप है, ज्यादा अंतर नहीं है। वीडियो वार्तालाप में भी वही सामान्य अर्थ वही चीज बताई जाएगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी वही चीज है जो हम सीखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यानी 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होकर के वह सीख सकता है, अधिगम कर सकता है। वो सिर्फ अधिगम करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वीडियो वार्तालाप, हम जैसे बातचीत करते हैं, वीडियो वार्तालाप का सामान्य अर्थ ये होता है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। हम किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। तो वीडियो वार्तालाप में बस अंतर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इतना अंतर होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा रूप है और वीडियो वार्तालाप एक छोटा रूप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है 1000 व्यक्तियों के समूह को बोलते हैं और वार्तालाप केवल 2-3 व्यक्तियों के समूह को बोलते हैं। तो जो वार्तालाप होते हैं 2-3 व्यक्तियों के ही बीच में होती है। कॉन्फ्रेंस जो होता है 100 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, तो 1000 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, वो कॉन्फ्रेंस कहलाता है। वीडियो वार्तालाप 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। दो तरफा वीडियो वार्तालाप एक ऐसा दूरसंचार है जिसमें, जैसा कि नाम से प्रकट है, जिसमें वीडियो और दृश्य सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। दो तरफा वीडियो वार्तालाप में विद्यार्थी अध्यापक को विभिन्न अधिगम केंद्रों पर इससे साथ ही विद्यार्थियों को देख व सुन सकते हैं। इसके अंदर जो है अध्यापक क्या करता है, अध्यापक और छात्र के बीच में बातचीत होती है वीडियो वार्तालाप के माध्यम से। तो अध्यापक और छात्र के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो इसमें 2 व्यक्ति ही आएंगे, 3 व्यक्ति आ सकते हैं, तो इससे ज्यादा व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। ये वीडियो वार्तालाप कहलाती है जिसके अंदर 2 या 3 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। यदि अत्यधिक व्यक्ति सम्मिलित करना है, 100 व्यक्ति सम्मिलित करना है, तो उसको सम्मेलन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको लेना पड़ेगा। मतलब कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 100 व्यक्ति मिल रहे हैं, 10 व्यक्ति मिल रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी। और यदि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति है तो वीडियो वार्तालाप चलेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी चली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है बड़ा रूप और वीडियो वार्तालाप होता है छोटा रूप। दोनों में बस इतना ही अंतर है। अंतरक्रिया, वे अंतःक्रियात्मक परिवेश में सीख सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज में, कंप्यूटर वार्तालाप। अब कंप्यूटर की वार्तालाप भी होती है, कंप्यूटर में हम वार्तालाप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर वार्तालाप से तात्पर्य यह है कि चित्रों, शब्दों, रेखा चित्रों आदि की आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित बैठक है। कंप्यूटर वार्तालाप में कार्यकलापों को वास्तविक काल, अवास्तविक दोनों परिस्थितियों में समर्थन के लिए विशेष यंत्र सामग्री और प्रक्रिया सामग्री के तंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर वार्तालाप है एक ऐसा वार्तालाप है, इसके माध्यम से भी हम जो है
कंप्यूटर के माध्यम से भी वार्तालाप कर सकते हैं। यानी ये भी वार्तालाप जो पॉइंट आया है, इस वार्तालाप पॉइंट का यही है कि दो व्यक्ति इसके बीच में बातचीत कर सकते हैं। हम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत बड़ा रूप हो गया और वार्तालाप एक छोटा रूप हो गया। कॉन्फ्रेंसिंग में 100 व्यक्ति आएंगे, वार्तालाप में केवल 2-3 व्यक्ति आएंगे। तो कॉन्फ्रेंसिंग और वार्तालाप में इतना ही अंतर है कि कॉन्फ्रेंसिंग जो है बड़ा रूप होता है, वार्तालाप एक छोटा रूप होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, स्वशिक्षण मॉड्यूल। अभिक्रमित अधिगम सामग्री और इसके अन्य रूपांतरण जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू है, पाठ्यक्रम सामग्री के लिए विद्यार्थियों द्वारा ही उपयोग में लाए जाते हैं और उनकी रचना भी इस प्रकार के उपयोग के लिए होती है जहां पाठ्य पुस्तकों और अनुपूरक पुस्तकों में विषय वस्तु को एक मुश्त ही प्रस्तुत किया जाता है, वह अभिक्रमित अधिगम सामग्री कहलाती है। अभिक्रमित अधिगम सामग्री उसको कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो है मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, मुक्त विद्यालय के माध्यम से छात्रों को ज्ञान अर्जन कराना, छात्रों को अधिगम कराना। ज्ञान अर्जन जो छात्र तब करेगा जब उसको वो यदि बहुत दूर बैठा है और वो कक्ष में नहीं आ सकता है, विद्यालय में नहीं आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुक्त विद्यालय की व्यवस्था की गई है। मुक्त विद्यालय की व्यवस्था करने से वो छात्र जो है 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है तो भी उसको मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से उसके पुस्तकें, जो पाठ्य पुस्तक है उसके घर पे आती है और घर पर वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीख लेता है, ज्ञान अर्जन कर लेता है, वो अधिगम कर लेता है। तो वो चीज आती है अभिक्रमित अधिगम सामग्री, जिसके अंदर जो है पुस्तक उसको घर बैठे मिल जाती है मुक्त विद्यालय के माध्यम से, मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो घर पर बैठे बैठे उसका अध्ययन वह कर सकता है, घर पे बैठे बैठे ही वो अध्ययन कर सकता है। अब आते हैं विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ। जैसा कि अभिक्रमित अधिगम सामग्री में विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ होता है जिसका अर्थ होता है एनसाइक्लोपीडिया। साइक्लोपीडिया, पीडिया, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया होता है विश्व कोश संदर्भ ग्रंथ, जिसके अंदर एनसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश, यानी पूरे विश्व का एक संदर्भ ग्रंथ होता है जिसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। मतलब वो पूरी एक ही बुक है जिसके अंदर पूरी चीजें मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी चीजें हैं, चाहे वो हिंदी भाषा की हो, चाहे अंग्रेजी भाषा की हो, फ्रेंच की हो, ये संस्कृत की हो। तो एनसाइक्लोपीडिया होती है जिसके अंदर संदर्भ ग्रंथ, सारी चीजें उसके अंदर मिल जाती है कि इसका संदर्भ ग्रंथ कौन सा हो सकता है। जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जो मेन पुस्तकें हैं, उनके पुस्तकों का संग्रह मिल जाता है। उन पुस्तकों को जानने के लिए एनसाइक्लोपीडिया का प्रयोग किया गया है। इस एनसाइक्लोपीडिया में जो मेन पुस्तकें हैं वो चीज बताई गई है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक महत्वदायी है। तो ये सब एनसाइक्लोपीडिया का रूप है। एनसाइक्लोपीडिया में सारी चीजें बताई गई है। कक्षा अधिगम में अक्सर अनेक प्रश्न और समस्या उभर कर आती है जिसकी जांच करनी परम आवश्यक होती है। इसके लिए विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ मूल तथ्यात्मक जानकारी देने वाला उत्तम स्रोत है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको कोई सी पुस्तक का महत्व स्रोत पता लगाना है तो ये विश्वकोश संदर्भ ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर महत्वदायी पुस्तकें सम्मिलित है, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसके ही बारे में बताया गया है कि इसी पुस्तक में तथ्यात्मक सामग्री है, प्रत्यक्ष रूप की सामग्री है जिसके अंदर तथ्यात्मक सामग्री प्रयोग की गई है, जो विद्यार्थियों को सामग्री ढूंढने में मदद करती है। पहला तो यह व्यवस्थित करने में मदद करती है, विद्यार्थियों को मूल्यांकित करने में मदद करती है, आदान प्रदान करती है। यदि विश्वकोश और संदर्भ ग्रंथों का सही उपयोग किया जाए तो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संवर्धन करने में, जानकारी को ढूंढने और अर्थ निर्णय में, कौशल को सुधारने में, अपने चारों तरफ की दुनिया के बारे में नवीन रुचियों को विकास करने में छात्रों का सहायक सिद्ध होती है। विश्वकोश सहायक सामग्री बहुत ही मोस्ट है क्योंकि इंटरनेट अंतरजाल के अंदर भी यदि हम देखा जाए तो विश्वकोश अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विश्वकोश अंतरजाल में हम देखेंगे तो विश्वकोश सहायक सामग्री हम देखने को मिलती है जिसके अंदर छात्र को इन चीजों का उपयोग लेना चाहिए। विश्वकोश अधिगम सामग्री का जो छात्रों को उपयोग लेना चाहिए कि विश्वकोश अधिगम सामग्री का कैसे उपयोग करें। इस जो एनसाइक्लोपीडिया में हम जो है छात्रों को अधिगम कराने में सक्षम होते हैं, हम छात्रों को सुगम बनाने में सक्षम होते हैं, विश्वकोश के माध्यम से छात्रों की बुद्धि को बढ़ाने में सक्षम होते हैं, विश्वकोश के माध्यम से छात्रों को रुचि कराने में सक्षम होते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर हम छात्रों की रुचि बढ़ानी है तो विश्वकोश का प्रयोग किया जाएगा। इस विश्वकोश के माध्यम से हम छात्रों को उनके ज्ञान अर्जन करने में सहायता कर सकते हैं।
उनको ज्ञान को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, उनको ज्ञान को महत्वदायी करने में सहायता कर सकते हैं। तो ये हो सकता है विश्वकोश के माध्यम से, यानी एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से हम ज्ञान को उनको वृद्धि कर सकते हैं। तो ये ज्ञान की वृद्धि जो है ना विश्वकोश के माध्यम से हो सकती है। अब आते हैं चार्ट। हम अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुमाध्यम जो सामग्री है उसके अंदर कंप्यूटर, इंटरनेट, ये टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें जो बहुमाध्यम सामग्री है जिसके अंतर्गत हम देखते भी है और उसको सीखते भी है। ऑडियो के द्वारा भी विजुअल सीखते हैं, वीडियो विजुअल लेते हैं। तो दोनों चीजें उसके अंदर आती है, वो बहुमाध्यम सामग्री कहलाती है, जिसके अंदर श्रव्य सामग्री आ गई और दृश्य सामग्री आ गई, बहुमाध्यम सामग्री है। अब छात्र अध्यापक क्या करता है, चार्ट के माध्यम से छात्रों में रुचि जगाता है, छात्रों के अधिगम करने में सहायता करता है। तो वो चार्ट के माध्यम से भी कर सकता है, छात्रों को बोर्ड के माध्यम से भी सहायता कर सकता है अधिगम कराने में, छात्र को मानचित्र के माध्यम से सहायता कर सकता है अधिगम कराने में, छात्र को वीडियो के जो दूसरे सहायक सामग्री है उसके ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी सहयोग कर सकता है अधिगम के लिए। तो अधिगम के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, वो अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो शिक्षण का प्रमुख स्रोत होता है। चार्ट जैसे है, चार्ट नाम से है कि दृश्य सामग्री है, चार्ट आरेखात्मक निरूपण ही माना जाता है। चार्ट विषय वस्तु के स्पष्टीकरण करने, उसका सारांश निकालने, उसके तुलना करने का, विभिन्नता दिखाने तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिए प्रयुक्त एक दृश्य प्रतीक सामग्री है। ये चार्ट जो है दृश्य सामग्री है, क्योंकि इसको देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। चार्ट हम किसी चीज को बना सकते हैं, मानचित्र हम लगा सकते हैं तो उसको देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते। ये दृश्य प्रतीक सामग्री है, जिसको दृश्य प्रतीक सामग्री होती है। चार्ट सांख्यिकीय भौगोलिक में ज्यादा उपयोग की जाती है, भूगोल में चार्ट का बड़ा उपयोग किया जाता है, भूगोल के अंदर चार्ट का बड़ा उपयोग किया जाता है कि भौगोलिक जो डाटा है उसको बताने में, उसको प्राकृतिक है या राजनीतिक है, चार्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लगभग किसी भी अन्य चीज को प्रस्तुत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर मानचित्र, मानचित्र का उपयोग भी भूगोल के अंदर ज्यादा होता है, भूगोल के अंदर मानचित्र का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो भूगोल एक विषय है, उसके अंदर भी मानचित्र का बड़ा उपयोग किया जाता है। मानचित्र समस्त पृथ्वी और उसके किसी भी भाग का दृश्य निरूपण होता है, यह अनुमाप से बनाया जाता है, सभी भागों खंडों के दिशात्मक संबंध को बनाए रखता है। शिक्षण अधिगम साधन के रूप में मानचित्र का उपयोग, आकार का उपयोग, दूरी, अंतरिक्ष, स्थान और दिशा जैसे मौलिक संकल्पनाओं के अध्यापन हेतु अपरिहार्य है। यानी अध्यापक क्या करता है, छात्र को अधिगम कराने के लिए मानचित्र का उपयोग करता है। छात्र के पास यदि मानचित्र नहीं है तो अध्यापक वह मानचित्र ब्लैक बोर्ड पर लगा करके छात्रों को अधिगम कराता है, मानचित्र के माध्यम से उस पृथ्वी का निरूपण बताता है, मानचित्र के माध्यम से भूगोल का विषय जो है उसके अंदर राज्य बताता है, स्टेट बता देता है, तो राजनीतिक अवस्था बता देता है। फिर उसके बाद में भूगोल में ही वो प्राकृतिक चीज से बता देता है कि ये प्रकृति का जो निरूपण है वो मानचित्र के माध्यम से वो उनको प्रैक्टिकल बता देता है। प्रायोगिक तरीके से जो मानचित्र का उपयोग किया जाता है भूगोल विषय के अंदर। आगे बढ़ते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट का प्रयोग हम सर्वाधिक जो प्रयोग करते हैं वो होता है अंतरजाल। इसका हिंदी अनुवाद होता है अंतरजाल, अंतरजाल इसका हिंदी अनुवाद है। इंटरनेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद होता है अंतरजाल, जिसके माध्यम से छात्रों को बहुमुखी बनाना है, मल्टीमीडिया बनाना है। छात्रों को जो अधिगम कराना है मल्टीमीडिया के माध्यम से कराना है, ताकि उनको ऑडियो भी आ जाए और वीडियो भी उनको आ जाए। दोनों तरीके से उनको अधिगम कराना है, तो ऑडियो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से उनको अधिगम कराना है। तो ये अंतरजाल होता है, इंटरनेट होता है, जिसको दोनों माध्यम से वो सीखते हैं। इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इंटरनेट से ये सूचनाएं विश्व के किसी भी कोने में बड़ी सफलता से और त्वरित गति से प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको त्वरित गति से हम कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं। कोई चीज भी हमें लिखनी है तो इंटरनेट एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम तुरंत गूगल से पूछ करके वो तुरंत उसमें ट्रांसलेट हो सकता है, तुरंत हमारे पास उसका आंसर आ सकता है। जो उत्तर, जो समस्या हमें जिस चीज में है, हम उसका प्रयोग यदि इंटरनेट में किया जाए तो इंटरनेट के माध्यम से हम उसका उत्तर खुद ब खुद जान सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझने के लिए इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। कोई प्रश्न को हम लिख करके उसका उत्तर हमें जानना है तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, इंटरनेट एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम उसको उत्तर को ढूंढ सकते हैं और उत्तर को उसको जान सकते हैं। तो यह है अंतरजाल है जिसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक आधुनिक संचार प्रक्रिया है।
इंटरनेट एक आधुनिक संचार प्रक्रिया है। इंटरनेट 1969 में हुआ, तब इसे अपार्टनेट कहा गया। पहले इसको अपार्टनेट नाम दिया गया, जिसका होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको अपार्टनेट कहते हैं। पहले इसका नाम अपार्टनेट था, फिर उसके बाद में इसका नाम इंटरनेट हुआ। अपार्टनेट की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है कहा जाता है, और यह उस समय केवल सैनिक प्रयोग के लिए किया गया था। ध्यान रखना, यह केवल आर्मी के लिए किया गया था। उसके बाद में यह प्रयोग सभी के लिए लागू किया गया है। इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक जो प्रचलित था पहले प्राचीन समय में, जब अमेरिका ने इसका प्रयोग ज्यादा किया इंटरनेट का, अमेरिका से ही इंटरनेट सभी देशों में आया, तो अमेरिका ने इसका प्रयोग किया। फिर उसके बाद में सबसे पहले प्रयोग जो है सैनिकों के लिए किया गया, ताकि सैनिक कहीं पर भी जाए तो उनको कोई समस्या ना आए। तो उनकी समस्या का निवारण करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया। कोई प्रश्न उनको नहीं आता है तो उसको समस्या का निवारण करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया था। आजकल के आधुनिक युग में भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमें कोई सब्जेक्ट का टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट से हम वो जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट के अंदर हम उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह श्रव्य और दृश्य सामग्री, दोनों सामग्री में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था बहुमाध्यम अधिगम सामग्री, जिसके अंदर होते हैं हमारा जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री। अब हमारे शिक्षण के अंदर, हमारे कक्ष के अंदर अध्यापक जिन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अध्यापक जिन सहायक सामग्री का अधिगम में प्रयोग करता है, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। शिक्षण सहायक में वो श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है, जिसको छात्रों को अधिगम होवे। शिक्षण सामग्री में हम दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको छात्रों को अधिगम होवे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम श्रव्य और दृश्य बहुमाध्यम सामग्री का प्रयोग करें, जिसमें छात्रों को अधिगम होवे। छात्रों को जिस चीज में अधिगम होता है वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। छात्रों को जैसे सीखते हैं, उनको सिखाने में जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। हम छात्रों को अधिगम जिस चीज से करा रहे हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। छात्रों को चाहे हम श्रव्य सामग्री से करा रहे हैं अधिगम, छात्रों को चाहे हम दृश्य सामग्री से अधिगम करा रहे हैं, छात्रों को चाहे श्रव्य दृश्य सामग्री से अधिगम करा रहे हैं, तो जिन भी उपयोग में हम जो भी चीज ले रहे हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। आज का टॉपिक हमारा यही था, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंदर शिक्षण अधिगम सामग्री को हमने आज पढ़ा है। आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसके अंदर अधिगम को हम बोलते हैं श्रव्य अधिगम हो सकता है, दृश्य अधिगम हो सकता है, श्रव्य दृश्य अधिगम हो सकता है। यानी अधिगम का अर्थ होता है सामान्य अर्थ सीखना होता है, छात्र कैसे सीख रहा है उस सीखने को ही उसको अधिगम कहते हैं। छात्र श्रव्य से सीख रहा है तो श्रव्य, दृश्य सीख रहा है तो दृश्य सामग्री, और श्रव्य दृश्य सीख रहा है तो श्रव्य दृश्य सामग्री। इस तरीके से आज हम श्रव्य दृश्य हमने शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ा। कल आपके लिए एक नया टॉपिक फिर लेके आएंगे, मूल्यांकन, जिसका प्रयोग किया था, मूल्यांकन वाला कल टॉपिक आएगा। तो आज के लिए वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए एक नया टॉपिक मूल्यांकन लेंगे, तो वेरी वेरी थैंक्स।